नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। सिविल सेवा में जाना देश के हर एक छात्रों का एक सपना होता है और लोगों का भी एक सपना होता है कि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले या उनके नज़दीकी जो भी हैं, जो भी मेहनत करते हैं, सिविल सेवा में ज़रूर ही जाएं, क्योंकि ये काफ़ी प्रतिष्ठित सेवा है और काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं, इज्जत मिलता है और सैलरी भी सबसे अधिक मिलती है। कैसे बनते हैं सिविल सर्वेंट, आईएएस, आईपीएस कैसे बनते हैं, आज हम बात करेंगे। आईपीएस हैं 2017 बैच के स्वर्ण प्रभात जी, पटना में एडिशनल एसपी हैं लॉ एंड ऑर्डर के, इनसे ही हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहला प्रश्न है कि आपकी स्कूलिंग शिक्षा कहाँ से हुई, कैसे कैसे हुई? स्कूलिंग मैंने नेत्रहाट विद्यालय से मैंने 10th कंप्लीट किया था। 2006 में मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, झारखंड बोर्ड था। अच्छा। और वहीं से हमने किया था 10th का। अच्छा, और सर ये 12th? सर 12th के लिए मैं कोटा चला गया था इंजीनियरिंग की तैयारी करने। और मैंने सेंट्रल एकेडमी रांची में ये इनरोल किया था। 12th का मैंने एग्ज़ाम वहाँ से दिया था और तैयारी मैंने कोटा से की थी। अच्छा, और ये सर आपने 2017 बैच के आप आईपीएस हैं, कौन सा अटेम्प्ट में निकाले, क्या ऑप्शनल था, कितना रैंक था आपका? मेरा ये दूसरा प्रयास था जिसमें मुझे इंडियन पुलिस सर्विस मिला था। पहले अटेम्प्ट में मैंने मेंस लिखा था, लेकिन मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और इस तत्पश्चात मैंने अगला अटेम्प्ट फिर से दिया और ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था। अच्छा। और हमारे समय में एसए का एक पेपर होता था और 4 जीएस का पेपर होता था और ऑप्शनल का 2 पेपर होता था। ज्योग्राफी का 2 पेपर था और फिर मेरी रैंक 105 थी। अच्छा। पूरे भारत में। और मेरा होम कार्डर बिहार था, मैंने बिहार पहले चॉइस पे डाला था तो बिहार हमें अलॉट हुआ। सर ये आपका चॉइस सर्विस अलॉटमेंट चॉइस क्या था उसका? हमारे समय में पहले नंबर पे मैंने आईएएस डाला था और आईपीएस दूसरे नंबर पे था। 105 रैंक थी। आईएएस में करीब 95-96 सीट थी। उसके बाद आईपीएस के लिए 100 सीटें थी। 105 रैंक था तो हमें मिल गया अपना होम कार्डर। अच्छा, ये आपने आईआईटी से किया है ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन बीटेक ऑनर्स किया है मैंने कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आईआईटी खड़गपुर से। अच्छा। हमारा 2009 से 13 का बैच होगा। 13 में मैंने पास आउट किया वहाँ से। सर, एक आरोप लगता है, मेरा भी आरोप है कि आईआईटी में सरकार आप लोग पर इतना करोड़ों रुपए खर्च करती है, उसके बाद मैक्सिमम देखा जाता है कि जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो आईआईटी के इधर ही चले आते हैं। तो फिर आप लोग के पास एक ऑप्शन रहता है कि आप एशिया के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और देश विदेश की कंपनियों में काम करते हैं, बावजूद इसके क्या आखिर आकर्षित क्या करता है इधर? ऐसा है कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका रिपोर्ट देखेंगे तो उनका जो रिक्रूटमेंट का तरीका है उसमें हर तरह के बैकग्राउंड के लोगों को मौका दिया जाता है। तो इंजीनियर्स भी काफ़ी होते हैं, डॉक्टर्स भी काफ़ी होते हैं, एमबीए बैकग्राउंड के भी काफ़ी लोग होते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के भी काफ़ी लोग होते हैं, हर एक बैकग्राउंड से लोग होते हैं। मेरा जहाँ तक सवाल है कि आकर्षण सिविल सेवा की तरफ, तो बीटेक करने के बाद मैंने करीब 1.5 वर्ष माइक्रोसॉफ्ट पे इंडिया में काम किया था एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और उसके पश्चात मैंने वहाँ से जॉब क्विट करके तैयारी की और सिविल सर्विसेज में आया। आने का ये कह सकते हैं कि बचपन से ही एक था कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है। बचपन से देखते आए थे, सुनते आए थे कि कैसे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो उनका काफ़ी योगदान रहता है और लोग उन्हें अगर अच्छा काम करते तो लोग उन्हें याद भी रखते हैं और एक इज्जत प्रतिष्ठा वाली बात भी होती है। तो शुरू से रहा है समाज के लोगों के, समाज के बीच में एक इज्जत प्रतिष्ठा वाली बात और काम करने का अवसर है। काम का जो नेचर ऑफ जॉब है वो सिर्फ एक जॉब की तरह नहीं है बल्कि एक सेवा भी है। तो जो ये काम है उसमें एक सेटिस्फैक्शन ही मिलता है। तो ये एक यूनिक सर्विस है एक तरह की, जिसमें आप नौकरी भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। तो एट एंड ऑफ द डे मैं जब प्राइवेट सेक्टर में था तो वहाँ काम हम लोग करते थे और घुल मिला के वो भी एक तरह से सर्विस ही था, बट वो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें नहीं दिखता था। तो लेकिन सिविल सर्विसेज में है कि हर डिसीजन आपका, हर जो भी आप समय लगा रहे हैं, जो भी समय बिता रहे हैं, वो किसी ना किसी को फ़ायदा ही पहुंच रहा है उससे। तो वो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखता है तो उससे आत्मसंतुष्टि मिलती है और अच्छा लगता है। मेरा प्रश्न था सर कि आजकल जो है ऑनलाइन क्लासेस, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब बहुत ज़्यादा हो गया है,
क्या आप मानते हैं कि अगर सिविल सर्विसेज का जो तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस का भी जो तैयारी करते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बेहतर हैं या फिर ट्रेडिशनल बुक्स पढ़ना, जो पुराने जो उसके विधि रहते थे पढ़ने के, वो ज़्यादा अच्छा है? जब मैंने तैयारी शुरू की थी करीब 2015 के मई में तैयारी शुरू की थी, उस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चालू ही हुए थे। उस समय उतने पॉपुलर नहीं थे। बट जैसा कि हमने देखा कि कोरोना जब से चालू हुआ है, तब से इन जो प्लेटफॉर्म सर्विसेज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्विसेज, इनका काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, काफ़ी डिमांड्स भी बढ़ी है। क्योंकि अब लोग बाहर निकल नहीं पा रहे थे और लोगों को तैयारी कंटिन्यू करना था। तो अब एक देखा जा सकता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है और लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो और जो क्वालिटी जो डिलीवर किया जा रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वो भी बेहतर होते जा रहा है। शुरुआत में उतना नहीं था, लेकिन अब इंटरनेट भी सस्ता हो गया है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो भी मिल रहा है और लोग इसलिए लोग भी उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एक बैलेंस रहना चाहिए कि एक फिजिकल इंटरेक्शन का एक अलग महत्व है, एक ऑनलाइन एक्सेस भी एक माध्यम है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो फिजिकल तरीके से ज़्यादा समझ में आएगा स्टूडेंट्स को, और कुछ चीज़ें होती है जैसे टेस्ट प्रैक्टिस करना हुआ या रिवीजन करना हुआ, या फिर जो लोग क्लास नहीं जा सकते, कोचिंग नहीं जा सकते हैं, या कोचिंग्स का देखेंगे पटना में काफ़ी ज़्यादा कोचिंग्स है, दिल्ली में, लेकिन हर शहर में इतने अच्छे कोचिंग्स की व्यवस्था नहीं है। तो अच्छे कोचिंग्स भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाकी स्टूडेंट्स को जो भी उनका क्वालिटी है वो डिलीवर कर सकते हैं। तो सर, यूपीएससी का जो नया पैटर्न 2011 में, खैर आप तो बाद में निकालें, क्या आपने पहले सुना होगा कि पहले यूपीएससी जो था वो श्रम प्रधान, मीन्स ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता था। सी सेट आने के बाद क्या ये ट्रिकी हो गया है, क्या पहले से आसान हो गया है? क्योंकि सी सेट में देखें तो एकेडमिक के छात्र जो है बहुत कम, और हिंदी माध्यम के न के बराबर ही उसे कह सकते हैं, ये सिलेक्ट हो रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो नया पैटर्न है, इससे संपूर्ण भारत के जैसे गरीब हैं, चाहे पिछड़े इलाके के जो लोग हैं, पहले हम सुनते थे कि गरीब रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बना, ये सब, वो सब चीज़ कम हो रहा है, क्या आप देख रहे हैं इस सिलेबस में? क्या ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि जो सी सेट आया था, तो उस समय 2 पेपर होता था पहले में, सी सेट का एक जीएस का। तो सी सेट दोनों का इक्वल वेटेज था। तो उस समय तक हिंदी माध्यम के छात्र थे, चाहे जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, तो उन्हें थोड़ा सा परेशानी हो रही थी। तो ये बात गई भी थी कमीशन तक, और बाद में सी सेट जो वो क्वालिफाइंग हो गया है। तो सी सेट में जस्ट 30%, 33% ही स्कोर करना है, और उसका मार्क्स का रैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो बस वही रह गया है। तो अब ये हमको हमें लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो मुझे नहीं लगता है कि और इससे मतलब कि कोई भी बैकग्राउंड से कोई छात्र आएगा तो उसके लिए मुश्किल की बात होगी। सर, यूपीएससी में करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और उसका एरिया भी अनलिमिटेड है। क्या क्षेत्र को पकड़ा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी क्रैक करने में आसानी हो सकती है? मेरा जो एक्सपीरियंस है तैयारी का, और बाद में मैंने जो सफलता मिली, उससे मैं यही कहना चाहूँगा कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं है। एक वेग सा रहता है कि एवरीथिंग अंडर द सन वो पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्मार्ट प्रिपरेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो रात दिन रगड़ते रहने से, रात दिन पढ़ते रहने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रेटजी बनाएं, अपने एक प्लानिंग करें, सिलेबस देखें कि सिलेबस क्या है, और पिछले साल के क्वेश्चंस पूछें, देखें कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उससे एक थोड़ा सा आइडिया लगता है। वो आइडिया लेने के बाद आप देखते हैं कि क्या रेफरेंस बुक्स हैं, और क्या लोगों से बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं। उसके बाद अपना एक अप्रोच होता है, हर किसी का अपना तरीका होता है सिविल सर्विसेज का। तो मुझे लगता है कि स्मार्ट प्रिपरेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हार्ड वर्क तो है ही इसमें, लेकिन साथ साथ आपको बार बार इवेल्युएट करना होगा कि हमारा जो किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। एट एंड ऑफ द डे आपको स्कोर करना है एग्ज़ाम में, स्कोर के बेसिस पे ही आपको सर्विस में सिलेक्शन होता है, और सर्विस भी उसी के हिसाब से मिलता है। तो थोड़ा सा जनरली जो छात्र तैयारी करते हैं
उन्हें लगता है हर चीज़ पढ़ लेंगे, हर चीज़ याद कर लेंगे, जो संभव नहीं हो पाता है, लास्ट में रिवीजन भी नहीं हो पाता है। तो एक बहुत ही मतलब कैलकुलेटेड तरीके से और बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी हो तो ज़्यादा चांसेस है कि वो निकल सर, ये पाए। पेपर मैगजीन ये हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। अभी 2017 में आप 16-17 में तैयारी की है, क्या लगता है कि पेपर मैगजीन बैकबोन है यूपीएससी के लिए? हाँ, कुछ मैगजीन्स हम लोग भी फॉलो करते थे, जैसे योजना उस समय था, कुरुक्षेत्र था, और भी एक दो मैगजीन्स रिकमेंड किया जाता था। लेकिन वही है कि एग्ज़ाम का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा है, 15 से 18 महीने का रहता है। तो 15 से 18 महीने में जैसे न्यूज़पेपर ही बहुत रिकमेंड किया था कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। और अब आजकल तो काफ़ी ऑनलाइन पोर्टल्स भी आ गए हैं, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स भी आ गए हैं जो करंट अफेयर्स की समरी बताते हैं, चाहे मैगजीन्स होता है उसकी भी समरी बताते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते रहना, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्डर मटेरियल्स कहते हैं, उसको आप एक जगह कलेक्ट करते जाना है, कहीं पे नोट्स बना लेना है, या ऑनलाइन ऐप्स यूज करते तो उस वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है। और ये भी ध्यान रखना है कि इतना ज़्यादा नहीं हो जाए कि लास्ट में रिवीजन ही नहीं हो पाए। तो ये बैलेंस बनाना कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस भी ना करें और इतना ज़्यादा भी नहीं हो जाए कि रिवीजन भी नहीं कर पाए। तो ये बैलेंस लगातार दिमाग में स्टूडेंट के होने चाहिए कि अल्टीमेटली क्या है कि जैसे GS1 है तो 20 सवाल आने हैं उसमें, 3-4 टॉपिक्स होते हैं उसके, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे लगना है कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं मिस हो जाए और इतना भी ज़्यादा नहीं भर लेना है कि वो आप मैनेज ही नहीं कर पाए। ये सर अगला प्रश्न था मेरा कि सर आपने बीएससी किया आईआईटी से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ज्योग्राफी आप कैसे ले लिए? और पहले भी मैं 2010 से पहले बताऊं कि आईआईटी वाले लोग फिलॉसफी और हिंदी को ज़्यादा प्रायर करते थे। अभी बिहार में कितने आईएएस आईपीएस हैं जो कि आईआईटी से किए, लेकिन ऑप्शनल हिंदी, ज्योग्राफी, फिर से फिलॉसफी ये सब होता था। ज्योग्राफी का क्या कारण था आखिर? ऐसा है कि यूपीएससी ऑप्शंस की लिस्ट देते हैं, करीब 30 से 40 ऑप्शन की लिस्ट होती है। तो मैंने भी देखा था कंप्यूटर साइंस उसमें नहीं अभी इंक्लूड होता है, तो मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया था तो उसका ऑप्शन था नहीं, तो मुझे था कि अब कोई और ऑप्शन लेना है। ज्योग्राफी मैंने देखा, ज्योग्राफी देखा, हिस्ट्री देखा, पॉलिटिकल साइंस भी देखा, सोशियोलॉजी भी देखा। ज्योग्राफी बेसिकली एक साइंस की जैसा है, साइंस मुझे बचपन से पसंद है, मुझे समझ में आसानी से आता है। तो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगा, सिलेबस देख के उसके पुराने साल के क्वेश्चंस देखा तो मुझे लगा कि ज्योग्राफी से मेरे लिए करना आसान होगा, तो फिर मैंने ज्योग्राफी ले लिया। सर एक अंतिम पड़ाव पे हैं हम, एनपीएस, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। कहा जाता है कि जब फाउंडेशन कोर्स मसूरी के बाद से जो स्टूडेंट पहुंचते हैं वहाँ पर प्रोविजनर आईपीएस, तो 10-15 दिन बाद वो रूम बंद करके रोते जरूर हैं कि कहाँ से हम आ गए, इतना फिजिकल वर्क है। क्या सच में ऐसा होता है? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? हम लोग जब एनपीए गए थे तो आईपीएस की ट्रेनिंग काफ़ी साइंटिफिक होती है, काफ़ी मेथोडोलॉजी से होती है और काफ़ी टफ भी होता है। तो शुरू में हम लोग जाते हैं तो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग उठकर जाना होता है और रनिंग करना होता है, काफ़ी पीटी फिजिकल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है और हर मिनट का हिसाब है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे का पीटी हुआ तो 2 घंटे हमारे पास खाली है, तुरंत पीटी एक्सरसाइज करके 15-20 मिनट में ही आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है, नहा कर वर्दी पहनकर क्लास भी अटेंड करना है। तो पूरा पैक रहता है, सुबह 4 बजे से लेकर शाम 7-8 बजे तक पैक रहता है हमारा। तो फिजिकल हैरेसमेंट भी है और मेंटली भी थोड़ा स्ट्रेस रहता है। शुरू में तो काफ़ी रहता है कि जो लोग रनिंग का जिनको प्रैक्टिस नहीं है, जिन्होंने कभी फिजिकल एफर्ट ज़्यादा नहीं लगाया हो तो उन्हें परेशानी होती है। तो पहला 2-3 हफ्ते तो हम लोग परेशान ज़रूर रहते हैं, काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं। किसी को अगर कुछ इंजरी हो गया, मसल स्ट्रेच हो गया या कुछ चोटें आ गई तो वो लोग भी थोड़ा सा रहता है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट रहता है, वहाँ के जो उस्ताद हम लोग कहते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं वो इतना सपोर्टिंग इन्वायरमेंट है कि हर कोई अपना ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से कंप्लीट कर लेता है। सर एक चीज़ अंतिम में पूछना चाहता हूँ कि यूपीएससी तैयारी करने वाले जनरली लड़के को देखा जाता है कि काफ़ी पढ़ने वाला, मेधावी होता है, इधर उधर की दुनिया से अलग। उसके बाद एकाएक आपका लाइफ परिवर्तन होता है, ट्रेनिंग में जाते हैं, आप ही मानिए पुलिस की सर्विस में आए और सीधे माहौल ऐसा, चोर बदमाश जो असामाजिक तत्व हैं उनके बीच में निपटना कितना चैलेंजिंग होता है? क्या सब कोई उसमें
ढल जाते हैं या फिर नौकरी को एक तरह से काटते हैं? तो हमारा जो ट्रेनिंग होता है 2 साल का होता है। 2 साल में करीब 8 महीने हम लोगों को फील्ड में रहना पड़ता है। उसी दौरान हम लोगों को करीब 3 महीने का SHO शिप की ट्रेनिंग भी दी जाती है, इंडिपेंडेंट थाने दिए जाते हैं और भी बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं। वो इसलिए होता है कि हम जाए वहाँ पे, लोगों को देखें कैसे चीज़ें काम करता है, कैसे सिस्टम काम करता है, कैसे क्या सही है और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब 2 साल की ट्रेनिंग में ये अभ्यस्त कर दिया जाता है कि जब हमारी पोस्टिंग हो, जब इंडिपेंडेंट पोस्टिंग हो जाए ASP या फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में जाए, तो हम कैपेबल रहें और उन जो भी और एक चीज़ें जब आप देख लेते हो, समझ लेते हो, सीख लेते हो, तो काम आसान हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ पटना के ASP और 2017 बैच के IPS अधिकारी स्वर्ण प्रभात जी। इन्होंने बताया कि सिविल सेवा में अगर जाना है तो आपको स्मार्ट पढ़ाई का स्टाइल अपनाना पड़ेगा और हर एक मुद्दे पर इन्होंने अपनी बातें रखी। तो आप ज़रूर इसको अपने रूटीन में रखें, इस पर ध्यान दें। सहूलियत होगी आपको सिविल सेवा, चाहे आपको UPSC जाना हो या स्टेट PCS में जाना हो, काफ़ी सहूलियत होगी। और अपने कमेंट हमें ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।